देश भर में कोरोना ने बढ़ाई रफ्तार, स्वास्थ्य मंत्री का बयान, वैक्सीन की कोई कमी नहीं, राज्यों के पास 1.5 करोड़ डोज मौजूद। कोरोना संकट गहराने पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की प्रधानमंत्री मोदी से बात। 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग, कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दुमका कोषागार केस में मिली जमानत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कोरोना की दस्तक, चीफ जस्टिस रविशंकर झा कोरोना संक्रमित, कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है खबर दोपहर में। लेकिन रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, आपको बता दें कि इस बीच अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हो गए। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीते साल पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से अभिनेता सोनू सूद ने लोगों की मदद की और अब वही कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सोनू सूद ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और इसके साथ ही सोनू सूद ने ट्वीट करके अपने कोविड संक्रमित होने की जानकारी साझा की है। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर के साथ ही न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि उनके चाहने वालों के बीच में सोनू सूद की जो एक तस्वीर है वो सबसे अलग नजर आती है। क्योंकि बीते साल हजारों लाखों की संख्या में सोनू सूद ने लोगों की मदद की थी और तब से ही सोनू सूद को रियल हीरो के नाम से लोग संबोधित करते हैं। लेकिन आज ये रियल हीरो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा है और ऐसे में हिंसा की खबरें आ रही हैं। एक और ताजा मामला बंगाल के 24 परगना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर जानलेवा हमला किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि उनके घर पर डीएमसी के लोगों ने बम और गोलियों से हमला किया। बीजेपी नेता का दावा है कि कुछ लोग आए और उन्होंने घर में पहले तो बम मारे और फिर गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। बीजेपी नेता आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हमले के दौरान छोटे बच्चे भी घर में मौजूद थे और बम फटने से पूरे घर में धुआं हो गया। बीजेपी नेता ने घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान ही कई बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। बीजेपी का दावा यह भी है कि चुनावों के दौरान उनके 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की दर्दनाक हत्या कर दी गई है। আতঙ্কে থাকবো না। হঠাৎ এরকম বাচ্চা নিয়ে শুয়ে রয়েছি, 3-4টে আওয়াজ পেলাম, পাওয়ার পর বাচ্চার কানে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে আমি শুয়ে রয়েছি। হঠাৎ দেখছি আমার कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण के तहत 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 1,13,73,307 मतदाता 342 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। तो वहीं बढ़ते संक्रमण के बीच रैलियों का सिलसिला जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के आसनसोल में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस चुनाव में आपका एक एक वोट सिर्फ टीएमसी को साफ नहीं करेगा, बल्कि आपका एक वोट यहां से माफिया राज को भी साफ कर देगा। दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। दीदी विकास के हर काम में दीवार बन के खड़ी रही हैं। केंद्र सरकार ने 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र ने शरणार्थियों की मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। करीबी शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों और बहनों को भिखारी कहते हैं। दीदी चुप रहती है। दीदी के करीबी बीजेपी को वोट देने वालों को बंगाल से बाहर फेंकने की धमकी देते हैं। दीदी चुप रहती है। किसी की दुखद मृत्यु पर दीदी की संवेदना भी
वोट बैंक का फिल्टर लगा करके ही प्रकट होती है। दीदी पश्चिम बंगाल आपकी दुर्नीति से परेशान है, इतना ही नहीं है बल्कि बंगाल को आपकी नीयत पर भी शक है। इसलिए पश्चिम बंगाल के कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, किच्छु नहीं तृणमूल, किच्छु नहीं तृणमूल, एबार वोट पोद्दो फूले। जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आशोल परिवर्तन चाहिए। आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल में कानून के राज के लिए। आशोल परिवर्तन बंगाल की भलाई की। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों की स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की स्थिति पर बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से दावा किया है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इससे संबंधित कुछ आंकड़े भी साझा किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में आज सुबह राज्यों को वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई की जा चुकी है, यानी कि आज तक का आंकड़ा है। वेस्टेज को मिलाकर सब राज्यों ने लगभग 12 करोड़ 57 लाख 18 हजार वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल भी किया है। इस समय राज्यों के पास 1 करोड़ 58 लाख डोज मौजूद हैं और सप्लाई के दौरान वैक्सीन की 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोज हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 अप्रैल तक के 30 लाख से ज्यादा टीके दिए जाने के साथ ही देश में दी गई कोविड-19 टीके की खुराकों की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कुल 66,689 कोविड टीकाकरण केंद्र संचालित हैं। देश में दी गई कोविड-19 टीकों की संख्या 11 करोड़ 99 लाख 37,641 है। भारत सरकार लगातार जो हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई के जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसको लगातार आग्रह पूर्वक आपके माध्यम से देश की जनता को और सभी संबंधित अधिकारियों को उसका फोकस हम लोग बराबर रख रहे हैं। तो देश में हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है, ये करीब 12 करोड़ लोगों को हम लोग 12 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीनेशन की हम दे चुके हैं और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज, फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज, 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज़्यादा लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी। 15 लाख डोजेस जो है वैक्सीन की सप्लाई कर चुके हैं और इसमें वेस्टेज को मिलाकर लगभग 12 करोड़ 57 लाख 18 हजार जो डोजेज हैं वो आप सब स्टेट्स के माध्यम से कंज्यूम हुई हैं और इस समय हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1 करोड़ 58 लाख डोजेज हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं वो 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोजेज हैं। अभी इस प्रेजेंट वेव में भी जो हमें पिछले 2 महीने से विशेष रूप से देखने को मिल रही है, इसमें महाराष्ट्र को 1121
वेंटिलेटर्स, उत्तर प्रदेश को 1700 वेंटिलेटर्स, झारखंड को 1500 वेंटिलेटर्स, गुजरात को 1600 वेंटिलेटर्स, मध्य प्रदेश को 152 वेंटिलेटर्स और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर्स। ये जो भी आपने अपनी जरूरत। तो वहीं कोरोना के कारण हालत लगातार दिन पर दिन खराब होती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। मृतकों की बढ़ती संख्या भी हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती तादाद के बीच देश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी जारी है। वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि राज्यों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस बयान पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने डॉक्टर हर्षवर्धन पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हर्षवर्धन के दावे को नकारते हुए साफ कहा कि वैक्सीन नहीं मिल रही है। गहलोत ने कहा कि एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ चुनाव में लाखों लोगों की भीड़ की रैलियों को और रोड शो होते हैं। ऐसा सब बिहार चुनाव में ही हो रहा है। आपको बता दें, ऐसा पश्चिम बंगाल चुनाव में हो रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा, कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा घातक है। मास्क और दूरी बचाव के लिए जरूरी है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते देश में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 63,729 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 389 लोगों की और मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया। उसके बाद से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और किसी भी तरह की कहीं पर कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जगह जगह पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। हालांकि ये शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो चुका है और सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान दिल्ली वालों पर बंदिशें लागू रहेंगी। दिल्ली में मॉल्स, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम पूरी तरीके से बंद हैं, जबकि सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हर जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक मार्केट खुलेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने की सुविधा नहीं है। इसकी जगह होम डिलीवरी की अनुमति होगी। वीकेंड कार्य के दूसरे दिन शादी समेत सभी आवश्यक सुविधाओं को बाहर रखा गया है। इन सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने कर्फ्यू पास जारी किए हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है और हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग कर रही है, ताकि कोई ऐसा शख्स ना घूमे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ा हुआ ना हो। बाहर निकले नहीं तो घर पे ही रहे जी। आप तो बाहर निकले हुए हैं, लेकिन हमारा काम है सर, मजबूरी में है, इसलिए निकलना लग रहा है पड़ा। इतने सारे मामले आ रहे हैं सामने। बहुत लगता है ये सर, क्या लगता है, बहुत डर लगता है सर। कभी मतलब अगर हमें भी अगर निकलना नहीं पड़ता तो हम भी घर पे ही रहते सर। आज घर जल्दी जाएंगे आज? जी बिल्कुल सर, मतलब काम खत्म होगा मैं सीधा घर जाऊंगा। क्योंकि मैं मेडिकल सर्विस में काम करता हूँ ना, केमिस्ट के अंदर, इसलिए। क्या कहना चाहोगे सर, लॉकडाउन लगाया गया है, किस तरह का फैसला है, क्या कहना चाहोगे? सर लॉकडाउन लगाए तो अच्छी बात है ना। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं सीधा इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का चुनाव लगातार जारी है। 5वें चरण के लिए मतदान जारी है और लोग भारी संख्या में निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पश्चिम बंगाल से दोपहर 2 बजे तक 54.70% मतदान हो चुका है। आज 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान चल रहा है और अब तक 54% मतदान हो चुका है, यानी कि भारी संख्या में जो मतदान है वो हो रहा है। मताधिकार का इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आज 5वें चरण के लिए मतदान है और लगातार भारी संख्या में लोग घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे तक 54.57% लोग
मतदान कर चुके हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में ये चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं, लेकिन आज 5वें चरण का मतदान है। कोरोना संक्रमण के चलते भी इस बार सख्ती देखने को मिल रही है और सावधानियां बरती जा रही हैं, लेकिन इस कोरोना संक्रमण के डर के बावजूद लोग घर से निकल के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वजह है कि दोपहर 2 बजे तक 54% से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल से और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते इस बार खासतौर से जो लोग हैं वो भी तैयार हैं, तो साथ में जो लोग मतदान करा रहे हैं, चुनाव आयोग के लोग, पोलिंग बूथ की जो टीम है वो भी विशेष तौर पर इस बार तैयार है। हाथों में ग्लव्स हैं, मुंह पर मास्क है और बहुत सैनिटाइज की वहां पर व्यवस्था की गई है। जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए मास्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल से, जहां पर आज 54.70% मतदान दोपहर 2 बजे तक 5वें चरण के लिए हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर कांग्रेस की अब बैठक हुई है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हुई है। नई दिल्ली से बड़ी खबर, CWC बैठक में सोनिया गांधी ने बयान भी दिया है। टीकाकरण के लिए आयु सीमा घटाकर 25 साल की जाए, सरकार से मांग सोनिया गांधी के द्वारा की गई है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उन्होंने ये मांग की है और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि बीमार युवाओं को प्राथमिकता दें, क्योंकि अभी 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं का उनको टीका लगाया जा रहा है। लेकिन सोनिया गांधी ने मांग की है कि उससे नीचे यानी कि 25 साल तक की सीमा की जानी चाहिए और जो युवा गंभीर रूप से जो बीमार हैं, गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित हैं, उन लोगों को, उन युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। सोनिया गांधी के द्वारा CWC की बैठक में यह बयान सामने आया है। उन्होंने एक गुहार लगाई है केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार क्या सोनिया गांधी की इस बात पर क्या जवाब देता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज आपको बताएं कि बढ़ते संक्रमण पर सरकार के साथ साथ विपक्ष बेहद गंभीर नजर आ रहा है। यही वजह है कि कभी राहुल गांधी तो कभी सोनिया गांधी अलग अलग तरह की अपने मुख्यमंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक करके इस स्थिति से कैसे निकला जाए उसका रास्ता तलाश रहे हैं। एक बार फिर से CWC की बैठक हुई जिसमें तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं कांग्रेस के, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान सोनिया गांधी ने गुहार लगाई है केंद्र सरकार से और उन्होंने कहा है कि 25 साल टीका लगाने की जो आयु की जाए इसको घटाया जाए, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में 45 साल सरकार ने आयु की सीमा को रोका हुआ है और इसको कम करने की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह मांग की है कि 25 साल ये उम्र की जाए ताकि बाकी लोगों को भी टीकाकरण करने में आसानी हो, वो भी टीका लगवा सकें। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। देश में कोरोना की स्थिति को लेकर राज्य सरकारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में रोजाना 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आने लगे हैं। संक्रमण की स्थिति यह हो गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। जानलेवा वायरस संक्रमितों को इतनी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है कि शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग चुकी है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों जो कहा सो किया। इससे पहले गुरुवार को भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं, बस एक उत्सव का ढोंग है। राहुल गांधी अक्सर ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। कोरोना काल में कांग्रेस प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर भी लगातार सवाल उठा रही है। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में 10 दिन में संक्रमण 7 गुना हो चुका है। अब ये गांव की ओर बढ़ रहा है और शहरों में टेस्ट की भयानक कमी है और उनमें RT-PCR आधे से भी कम हो रहा है। बाकी एंटीजन लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, इलाहाबाद में भी टेस्ट की
कमी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रदेश को बचाना है तो अधिकतम RT-PCR करिए। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,64,692 नए मामले सामने आए हैं। 1,341 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,729 नए मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में 27,360 नए केस सामने आए हैं। बिहार में तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर आज बैठक बुलाई गई। नीतीश कुमार सरकार संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े कदम उठा सकती है। सर्वदलीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के हालात पर विचार विमर्श किया और सर्वदलीय बैठक में सरकार अपना पक्ष कैसे रखेगी, इसको लेकर चर्चा की गई। खबरों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में सरकार अपना सहयोग दे सकती है और अपना पक्ष भी रखेगी। इसके बाद सभी जिलों के जिलाधिकारी और SP के साथ बैठक होगी। इस दौरान संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोविड-19 से संक्रमित होने वाले नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच बिहार में भी बदलते आंकड़ों के साथ, बढ़ते आंकड़ों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से विचार विमर्श किया जाएगा और किस तरीके से बढ़ते संक्रमण को रोका जाए और किस तरह के कदम उठाए जाएं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा एवं प्रबंधन अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ में और इसके साथ ही तमाम आला अधिकारियों के साथ में बैठक की है। उनसे बैठक करने के बाद इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। उम्मीद ये की जा रही है बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही कड़े फैसले ले सकते हैं। बिहार में भी कड़े फैसले ले सकते हैं। हालांकि बिहार में बढ़ते जो आंकड़े हैं वो हर रोज पुराने आंकड़ों को तोड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसमें तमाम दलों के जो नेता हैं वो हिस्सा लेंगे, बढ़ते संक्रमण को लेकर अपने विचार और विमर्श को रखेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात बिहार में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन हालात पर काबू पाने के लिए ही सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं और इस बैठक में तमाम जो नेता हैं, तमाम दलों के, वो हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बीच लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो। करते हैं बाकी खबरों का। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि देश भर में कोविड के कारण आंकड़े बढ़ रहे हैं, शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जनता से अपील की कि कोविड के नियम का पालन करते हुए वोट करें। कोविड के कारण आंकड़े बढ़ रहे हैं और मृतकों की भी संख्या बड़े पैमाने में देश में बढ़ रही है। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, लोग कतारों में हैं और जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, कहीं ना कहीं केंद्र इससे जवाबदारी से भाग नहीं सकता। हम तो कहते हैं कि टीका लगाने पे मोदी जी का सर्टिफिकेट पे फ़ोटो रहेगा। हम मांग करते हैं कि कोविड से जो लोगों की मृत्यु होगी उसके डेथ सर्टिफिकेट पे भी प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगे। अगर आपको वैक्सीन का श्रेय लेना है तो मौत की भी जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ेगी। आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। हम जनता से अपील करते हैं कि कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मतदान करें, घर से निकलें, अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट दें ताकि भारतीय लोकतंत्र और मजबूत हो। देश में महाराष्ट्र सहित गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, केरल हो,
सभी जगह केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 2 लाख के पार आंकड़ा चला गया। महाराष्ट्र में 60,000 61,000 लगातार कई दिनों से कोविड की केसेस सामने आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, रेमडेसिविर की किल्लत हो रही है और केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब ये सारी किल्लत पैदा हो रही है तो राज्यों को किसी न किसी सूरत में ये सारी चीज़ें उपलब्ध। तो वहीं हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है और उसके बाद बीजेपी नेता उमा भारती ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अपील का समर्थन किया है। उमा भारती ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुंभ में लोग हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे, कुछ साधु संतों ने ही हिस्सा लिया था। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। कुंभ क्या है कि 12 वर्ष में एक बार आता है एक जगह पे, और ये 4 जगह होता है और इसकी कुछ विशेष घड़ियाँ होती हैं, विशेष समय होते हैं। उस समय पे स्नान का ऐसा लोग मानते हैं कि पुण्य लाभ होता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब कुंभ में लोग नहीं आए, ये पहली बार नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो कई बार कुंभ में और सिंहस्थ में कई घटनाओं के कारण से लोग नहीं आए। कुछ सीमित साधु संतों ने पर्व को मनाया, तो ये पर्व है। तो इसलिए पीएम साहब की जो अपील है वो बिल्कुल ठीक है और सीमित संख्या में पूरे नियमों का पालन करते हुए जो साधु संत हैं वो भी 10-20 की संख्या में, इससे ज़्यादा वहाँ पर अभी स्नान न हो। ये बिल्कुल ठीक बात कही है प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन जब बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हैं सब जगह, कोविड तो उधर भी फैल रहा है, वहाँ पे कोई सख्ती नहीं है। चुनाव आयोग ने जो बात कह दी है कि सैनिटाइजर और मास्क, तो वहाँ चुनाव आयोग के नियम चलेंगे। यहाँ क्या है कि श्रद्धालु जब 10-10 लाख की संख्या में आएंगे तो इतने लोगों को अगर आप 10 लाख में से किसको पकड़ पाएंगे बिना सैनिटाइजर और बिना मास्क के। मध्य प्रदेश में मैं अपील ये करूंगी कि सभी लोग मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी रखिए, यही इसका इलाज है। जब ये नहीं पालन करते हैं तो बाकी की बातें होती, समस्याएं खड़ी होती हैं, उसके लिए तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में जारी कुंभ मेले और 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के शेष चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में लोगों की भारी तादाद में जमावड़े को मुद्दा बनाते हुए सिर्फ कुंभ मेले को ही बात नहीं की गई, बल्कि कुछ राज्यों में हो रहे चुनावों को में राजनीतिक रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में निर्वाचन आयोग को कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। नोएडा के वकील संजय पाठक ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को तत्काल प्रभाव से हरिद्वार के कुंभ मेले में लोगों को आमंत्रित करने का विज्ञापन देने से रोका जाए। याचिका में भी ये भी कहा गया है कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए कि वो जल्द से जल्द हरिद्वार कुंभ में एकत्रित लोगों की भीड़ को हटाएं और कुंभ से घर लौट रहे लोगों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल तय करें। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसी तरह की भीड़ को बढ़ावा नहीं दिया जाए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रकोप और इससे बचाव संबंधी मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार के कई अधिकारी भी कोरोना की चपेट में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अपने दफ्तर से फिर भी अपना काम कर रहे हैं। उधर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए SGPI बेड रिजर्व किया गया है। आपको बता दें कि वहीं कोरोना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज भी बड़ी बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई। सीएम की टीम 11 भी इस बैठक में शामिल हुई और कोरोना के बढ़ते मामलों पर विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश DGP SC अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और DM अभिषेक प्रकाश कोविड प्रोटोकॉल पॉजिटिव हो गए हैं। तीनों अफसरों ने खुद को होम आइसोलेट किया है। खनन निदेशक रोशन जैकब लखनऊ की कार्यवाहक DM बनाई गई हैं। उधर
एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एसएसपी ऑफिस अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल पहले पॉजिटिव हैं और एसपी ट्रैफिक की भी तबीयत खराब चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण के प्रसार को देखते हुए एक बार फिर जांच का दायरा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा दोबारा बढ़ाने का फैसला लिया है। विभाग महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और केरल से आ रहे कामगारों और सामान्य पर्यटकों की जांच करेगा। इसके लिए एयरपोर्ट, रोडवेज और रेलवे स्टेशन पर स्पेशल जांच टीम गठित की गई है। ये टीम इन प्रांतों से यहां आने वाले यात्रियों की जांच करेगी। फौरी तौर पर जांच एंटीजन किट से होगी। एंटीजन जांच में पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित का सैंपल आरटी-पीसीआर के लिए भेजा जाएगा। देश के चर्चित मामलों में एक चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। ये मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। कोर्ट अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को 1 लाख रुपए का मुचलका देना होगा। जुर्माने में 10 लाख रुपए जमा कराना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना पड़ेगा। हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल गया, बेल ग्रांट हो गया और 1-1 लाख का 2 श्योरिटी फाइल जमा करना है और 5-5 लाख का ये आपका 5 लाख आईपीसी और 5 लाख आपका पीसी एक्ट में फाइन जमा करवाना है। अब क्या सर आगे प्रक्रिया रहेगी? देखिए आगे की प्रक्रिया कैसा है कि अब ऑर्डर साइन होगा, फिर ऑर्डर हाईकोर्ट से निचली अदालत में फैक्स होगी, उसके बाद हम लोग बेल बॉन्ड फाइन करेंगे, उसके बाद हम रिलीज होंगे। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है। आरोपी दीप सिद्धू जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने दीप सिद्धू की जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। दीप सिद्धू को 30 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसी के साथ अदालत ने दीप सिद्धू पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन इस बीच उसे अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के हवाले करना होगा। आपको बता दें कि हर महीने की 1 और 15 तारीख को जब भी जांच अधिकारी दीप सिद्धू को बुलाएंगे तो दीप सिद्धू को पेश होना होगा। आपको बता दें कि लगातार देश में आपको तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के समर्थन में ही किसान रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के दौरान लाल किले पर इस तरह की तस्वीरें आप देखी गई थी कि किस तरीके से लाल किले पर चढ़कर वहां पर लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश की गई थी। और उस पूरे मामले को लेकर, उस पूरे घटनाक्रम में दीप सिद्धू मुख्य आरोपी हैं और उनके ऊपर कई गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई चल रही है। उसी को लेकर कोर्ट की तरफ से कार्रवाई चल रही है, मुकदमा चल रहा है। कहते हैं कि किताबों से वो ज्ञान आपको नहीं मिलता जो कहीं जाकर घूमने फिरने से, वहां जानकारी जुटाने से मिलता है। आपको बता दें कि हमें किताबें दुनिया से अलग अपनी आंखों से जीवन की वास्तविकता को देखने का मौका मिलता है। वैसे जब महिलाओं के घूमने की बात आती है तो वो अमूमन अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ ही ट्रैवलिंग करती हैं। सोलो ट्रैवलिंग के बारे में वो सोचती भी नहीं, लेकिन वास्तव में हर महिला को जीवन में कम से कम एक बार तो सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए। आपको शायद पता ना हो, लेकिन अकेले घूमने से कई फायदे मिलते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो अब तक कई हजार किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और अलग अलग राज्यों में घूम चुकी हैं और सोलो ट्रैवलिंग के लिए वो जानी जाती है। वो महिलाओं में एक आत्मविश्वास लाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए मिलवाते हैं केरल की रहने वाली निधि कुरियन से। आप सभी ने सुना होगा कि दुनिया में भांति भांति के प्राणी होते हैं
जो अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही मिली है। ऐसे में कुछ छूट ना जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना भी किया, और आज वो एक ऐसे मुकाम पर हैं जिसे देखकर अब हर लड़की चाहती है कि काश हम भी कुछ ऐसा कर पाते। ये काश वर्ड ना रह जाए, इसलिए इन शख्सियत से मिलवाने के लिए आज हम आपके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आज निधि कुरियन है। अब आप सोचेंगे कि ये निधि कुरियन कौन है, तो हम आपको बता दें कि ये सोलो ट्रैवलर हैं जो जगह जगह ट्रैवल करती हैं और ये कोशिश करती हैं लोगों को समझाने की और बताने की कि लड़कियां अकेले ट्रैवल कर सकती हैं और उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। तो निधि कुरियन हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। हेलो निधि, हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं पंजाब में, तो सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि पंजाब कैसा लगा, लेकिन उससे पहले निधि हम जानना चाहेंगे, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर ट्रैवल। Yeah, sure. Hi, hello, myself, I'm Nidhi Kurian. I'm coming from Kerala, it's South India. I reside in Kerala, Kochi. I'm working as a script associate in Kochi only. So I work in movie production house, and that's all about me. So I'm a bit crazy traveler. I love to travel. So this time I planned to travel solo all over India. So I thought, how much India is safe for a woman to travel alone. So I thought of traveling all over India alone in my small car. It's a quick car. So that's all about what I plan for a travel in India. And this is my 73rd day. This is my 73rd day I'm on road. Literally what I say, like life is in road. So Nidhi, do you get support from your family, from people? Yes, of course, because it's like a journey for 100 days, and it's very hard for me to leave my family behind. I didn't quit my job, but I need to get a leave from my office, and also I get they were very supportive. My family, my friends, my parents, my husband, kids, everyone was very supportive, and also my office was also very supportive. तो पंजाब में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरनाला में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से खरीद चालू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बरनाला में गेहूं की खरीद शुरू नहीं की गई। किसानों ने बताया कि उन्होंने रणनीति बना ली है, अधिकारियों के घर या फिर उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और उनसे ये मांग की जाएगी। कि जे इन्हां ना चालू कीती ते असीं 5 बंदे भुख हड़ताल ते 24 घंटियां वास्ते भा देंगे जी, ते मुड़ के असीं डीसी दफ्तर ते जिहड़े आ भुख हड़ताल ते 5 बंदे भा देंगे। अगला एक्शन साडा इंस्पैक्टर ते घर दा पता असीं ला लिया, उहदे घर दे बूहे गाड़ी असीं भा देंगे। उहदे संबंध दे विच असीं इत्थे बैठियां धरने ते जी। कल नूं असीं डीसी दफ्तर ते 5 बंदे भुख हड़ताल ते पावांगे, क्योंकि पिछे खरीद चल रही है ते इत्थे खरीद नहीं हो रही। कोई प्रशासन का अधिकारी मौके ते आया जी? हुण साडे कोल तहसीलदार साहब खेम करन साडे कोल पहुंचे जी। वो सानू विश्वास दिंदे आ भी साडी खरीद चालू हो जाएगी। असीं उन्हां नूं बेनती कीती है कि साडी खरीद चालू कर दिओ जी, कि असीं धरना समाप्ति कर देंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान दिहाड़ी मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक मजदूर का कहना है कि हम मजदूरों के लिए हर रोज यहां 8:30 बजे आ जाते हैं, लेकिन पुलिस हमें यहां से भगा देती है। हमारे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, हमें काम नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।